गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर का आखिरी और लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुण के बारे में हमें समझाना है। दो सवालों में बांट दिया है मैंने पूरा टॉपिक को। सबसे पहला सवाल है ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुण को समझाइए। यानी कि जो भी ठोस पदार्थ होगा उसको हमने तीन भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? तीन भागों में उसकी चालकता के आधार से बांट दिया है। सबसे पहला चालक, उसके बाद है अर्धचालक और उसके बाद है विद्युत रोधी। चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी। यह जो विद्युतीय गुण है वो किस तरह से है? तो जो उसकी जो चालकता का जो परास, चालकता का परास शब्द एनसीईआरटी के नए हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपनी रेगुलर अपनी भाषा में यानी कि जो चालकता, कितनी चालकता है वह दर्शाने के लिए आपको यहाँ पे उसकी जो मात्रा बता दी है 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यानी कि जो ठोस पदार्थ में जो चालकता होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? तो 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जितनी होती है, उसके अंदर 27 कोटियों में उसको अलग विभक्त कर दिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात है, ठोस पदार्थ को हमने तीन भागों में बांट दिया है। अब ये जो परास था उसको हमने तीन भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो है चालक। तो चालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थ की जो चालकता है 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, तो ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। और उसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 10 की घात 7 होगी। आपको यहाँ से OMR पूछा जा सकता है कि निम्न में से चालक पदार्थ की परास कितनी है। अगर चालक पदार्थ बताए तो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिखा है, आप देख सकते हो। जैसे कि आपको कॉपर या आयरन की जो छड़ होती है उसमें से विद्युत की धारा जो बहुत ही आसानी से बह जाती है या विद्युत की धारा प्रवाह पसार करती है, तो यह दोनों जो पदार्थ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया यह चालक ठोस पदार्थ हुए, उनके अंदर जो चालकता होगी, विद्युत की जो चालकता होगी वह कितनी होगी? 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब अर्धचालक की बात करते हैं। तो अर्धचालक में आपको क्या याद रखना है? केवल इतना ही, 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य में अगर परास हो, चालकता हो, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दूसरे उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? अर्धचालक के तौर पे हम उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो परास थी 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात 7, उसको हमने तीन भागों में बांटा। सबसे पहला था 10 की घात 4 से 10 की घात 7, अगर इतना ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो उसे चालक कहेंगे। फिर 10 की घात -6 से लेकर 10 की घात 4, इतना अगर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा तो उसे हम अर्धचालक कहेंगे। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो जिनकी चालकता 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 के बीच हो, 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच हो, तो ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कांच के ऊपर आप विद्युत की धारा पसार करोगे तो इन दोनों के बीच का कोई आएगा। यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत रोधी है उनके अंदर जो चालकता होगी वो कितनी होती है? 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, जिसमें से विद्युत की धारा पसार होती नहीं है। यानी बहुत ही आप देख रहे हो उसकी चालकता आपको बताइए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10। बस OMR के अंदर यहाँ पे
ये जो वैल्यू पूछी जा सकती है, 3 वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। चालकता होगी तो 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 7, अर्धचालक होगी तो 10 की घात -6 से लेकर 10 की घात 4, और विद्युत रोगी होगी तो 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10। इतना ही OMR के तौर पे आ सकता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। जो दूसरा सवाल है, धातु में विद्युत का चालन समझाएं, यानी धातुओं में विद्युत की धारा कैसे बहती है, उसका चालन किस तरह से होता है, वह हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने उसके सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, वही मैं बता रहा हूँ। धातुओं में विद्युत का वहन कैसे होता है वह हमें समझाना है। वहन की जगह पे NCERT का शब्द मैंने लगा दिया है, विद्युत का चालन समझाइए। सबसे पहला पॉइंट अपना आएगा, धातुएं ठोस या गलित अवस्था में ही विद्युत का वहन करती है। जैसे कि ठोस अवस्था तो अभी मैंने बताया, कॉपर होगा, आयरन होगा, ये सभी ठोस अवस्था होगी, उसमें विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। यानी धातु अगर ठोस अवस्था में होगा तो विद्युत का चालन होगा। जैसे कि बताया कॉपर, आयरन। गलित अवस्था, ध्यान देने वाली बात है, गलित अवस्था यानी कि जो पदार्थ होगा उसका जलीय विलयन गलित अवस्था में होना चाहिए, तभी वह विद्युत का वहन करती है। जैसे कि अगर आप नमक लोगे NaCl, तो NaCl नमक के अंदर विद्युत का वहन होता नहीं है, नमक के अंदर विद्युत का वहन होता नहीं है। लेकिन वही नमक के अंदर आप क्या डाल दो, जल डाल दो, क्या डाल दो, जल डाल दो, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, नमक की गलीय अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था होगी, गलीय अवस्था। तब वह विद्युत का वहन करता है। तब क्या करता है, विद्युत का वहन। यानी कोई पदार्थ होता है, या तो धातु ठोस अवस्था में होनी चाहिए, या तो कोई पदार्थ गलित अवस्था में होना चाहिए, तो वह विद्युत का वहन करता है। अगर ठोस अवस्था में शुद्ध NaCl होगा तो वह विद्युत का वहन करेगा नहीं। इसीलिए हमने क्या बताया, गलित अवस्था। क्या शब्द लगाया, गलित अवस्था, जो विद्युत का वहन करती है। यानी अगर गलित अवस्था में होगा तो विद्युत का वहन करेगी। दूसरा पॉइंट बता देते हैं, चालकता के लिए संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार। अब संयोजकता कोष यानी क्या, हम 11वीं कक्षा में जो बाह्यतम कक्षा, ऐसा शब्द हमने सुना था, बाह्यतम कक्षा, वही बाह्यतम कक्षा को यहाँ पे हमने कैसे बता दिया है, संयोजकता कोष। बाह्यतम कक्षा को हमने क्या बताया है, संयोजकता कोष। यानी चालकता के लिए जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जिम्मेदार होते, वही अपना स्थान बदलेंगे। इसीलिए वह चालकता के लिए जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। कैसे भाई, कैसे बाह्यतम कोष के जिम्मेदार होते हैं, तो उसके बारे में आपको बता दिया है कि धातु की जो परमाणुय कक्षक, परमाणु सारे आपस में जुड़कर आणवीय कक्षक बनते, यानी आपको मालूम ही है परमाणु परमाणु जुड़कर क्या बनाएंगे, अणु। यानी अगर परमाणु होगा तो परमाणुय कक्षक, वह सारे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, आणवीय कक्षक बन जाती है, जिनसे उनके आसपास क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण वह क्या बना देती है, बैंड। बैंड शब्द नया है, पहले उसे पट कहा जाता था, पहले उसे पट कहा जाता है। यानी 2 भाग में हमने बांट दिया है, जिन्हें 2 भाग में हमने बांट दिया है। बैंड यानी कि एक तरह का क्या होता है, पट, संयोजकता पट और चालकता पट। यह समझने के लिए है, संयोजकता पट और चालकता पट। अब NCERT के आधार से पट की जगह उसे हम क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। जिसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड को संयोजकता बैंड कहा जाता है। यानी अब एक और नया नाम मैंने पहले ही कहा था, बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहाँ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। अब संयोजकता बैंड को NCERT के आधार से हमें क्या नाम दिया है, पूरित बैंड। क्या नाम दिया है, पूरित बैंड। और जो चालकता बैंड है उसे NCERT के आधार से क्या नाम दिया है, रिक्त बैंड। क्या नाम दिया है, रिक्त। यानी ये 2 नए नाम आपको याद रखिए। संयोजकता बैंड जो था उसको हमने नाम दिया पूरित बैंड, चालकता बैंड जो था उसको हमने नाम दिया रिक्त बैंड। अब यहाँ पे हमें कहा है
मान लो संयोजकता पट और चालकता पट दोनों के बीच में अंतर क्या हो, अधिक हो, अंतर क्या हो, अधिक हो, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वह संयोजकता पट से चालकता पट में जा सकते नहीं है। ध्यान देना, यानी संयोजकता पट में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही बाह्यतम कक्षा की, जब उसके पास ऊर्जा आ जाएगी, जब उसके पास क्या आएगी, ऊर्जा, तो संयोजकता पट में से वो कहाँ जाना चाहेगा, चालकता पट में। लेकिन अगर अंतर क्या होगा, अधिक होगा, अंतर दोनों के बीच का क्या होगा, अधिक होगा, तो जा पाएगा नहीं, और जा नहीं पाएगा, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। सिंपल सी बात है, संयोजकता पट के इलेक्ट्रॉन चालकता पट में जा नहीं पाते हैं क्योंकि अंतर अधिक होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए संयोजकता पट और चालकता पट इस्तेमाल कर दिया, आप यहाँ पे संयोजकता बैंड और चालकता बैंड उस तरह से आप दर्शा सकते हैं। अब इसके आधार से एक और पॉइंट देखते हैं, जो अपना दूसरा पॉइंट था, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी धातु में संयोजकता बैंड, यहाँ पे मैंने क्या दर्शाया है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड का अंतर क्या होगा, कम होगा। संयोजकता और चालकता के बीच का अंतर क्या होगा, कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो सरलता से वह संयोजकता बैंड में से कहाँ चला जाएगा, चालकता बैंड में चला जाता है। सरलता से जा रहा है भाई, क्यों सरलता से जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर क्या है, कम अंतर होने के कारण। और ऐसा कब होता है, यानी जब संयोजकता बैंड से जब चालकता बैंड में जाता है, ऐसा क्यों और कब होता है, तो जब अर्धचालक को आप क्या करोगे, गर्म करोगे या फिर उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं, उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो अब इस तरह की घटना हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको कहा था ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगा, जब उसे हम गर्म करेंगे या उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाएंगे तब। अब इन्हें हमने एक नया नाम दिया है, पहले चालक था, फिर ये अर्धचालक की भी जगह अब नेज चालक उसको नाम दिया है। एनसीईआरटी के आधार से उसका नाम नया दे दिया है, इसका नाम क्या दिया है, नेज अर्धचालक कहा जाता है। और जब इसके अंदर अशुद्धि मिलाने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं, यानी मिश्रण तो है लेकिन अशुद्धि मिला रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। सिंपल सी बात, इस टॉपिक के अंदर आपको यह ध्यान रखनी है कि संयोजकता पट और चालकता पट दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, कम होगा, तो संयोजकता पट के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता पट यानी कि चालकता बैंड में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करते इसलिए विद्युत का क्या होता है, वहन होता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें इस तरह का वहन करवाने के लिए हम गर्म करते हैं या तो उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं, इसीलिए उसे नेज अर्धचालक कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, मैंने जो अभी बात बताई वही है, एक धातु मैंने बताई, एक अर्धचालक बताया जो नेज चालक की अभी हमने बात की, और विद्युत रोधी जैसे कि अचालक, ठीक है। अब अचालक में देख रहे हो संयोजकता और जो चालकता बैंड है उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, अधिक है। अधिक होने के कारण जब ऊर्जा भी मिलेगी तब भी संयोजकता से वो चालकता में जा पाएंगे नहीं। अगर संयोजकता के इलेक्ट्रॉन चालकता पट में ना जा पाए तो विद्युत का वहन होता नहीं है। यहाँ पे अर्धचालक के अंदर क्या है, संयोजकता पट और चालकता पट के अंतर क्या है, कम अंतर होने के कारण जब उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, गर्म करेंगे या अशुद्धि मिलाएंगे, तो संयोजकता पट के इलेक्ट्रॉन चालकता में पहुँच जाते हैं, इसीलिए वह विद्युत का वहन करते हैं। और धातु के अंदर तो दोनों बहुत ही करीब होते हैं, संयोजकता और चालकता पट, इसीलिए धातु में तो वह बहुत ही आसानी से विद्युत का वहन करते हैं। अब ये अशुद्धियों के आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। उसमें जो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ।
न्यून शब्द नया है, न्यून यानी कि कमी, यानी एक अशुद्धि ऐसी होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और एक अशुद्धि ऐसी होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। सिंपल सी बात है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आप जानते हो जिनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। जिनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु के साथ अगर मैं फास्फोरस और आर्सेनिक जैसे धातु मिश्र कर दूं तो उन दोनों के कारण, अब ध्यान देने वाली बात है, सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और फास्फोरस या आर्सेनिक में जोड़ दूं तो उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। फास्फोरस और आर्सेनिक की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब अष्टक की रचना पूर्ण करने के लिए हमें कितने आवश्यकता होती है, 8। लेकिन अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर मैं सिलिकॉन और फास्फोरस को जोड़ दूं तो, या जर्मेनियम और आर्सेनिक को जोड़ दूं तो 9 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 9। तो अष्टक की जो संरचना पूर्ण होने के बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचता है, क्योंकि मान लो सिलिकॉन और फास्फोरस को जोड़ दूं तो सिलिकॉन के 4 और फास्फोरस के 5, तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन हुए 9। अष्टक की रचना में 8 गए, बचा कितना, 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने के कारण इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती है उसे हम n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन का धनी अशुद्धियाँ होती है उसे हम n प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों की। तो उसमें बता दिया है जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे जो तत्व होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, उनके साथ अगर बोरॉन या एल्यूमिनियम जैसी धातुएं मिश्र कर दी जाए तो बोरॉन या एल्यूमिनियम जैसी धातु में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, कम है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, कम। इसीलिए ऐसे अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ कहते हैं। न्यून यानी कि कमी, न्यून यानी कि कमी। ये सिलिकॉन के 4 और अगर बोरॉन जोड़े गए तो बोरॉन के 3। तो 4 और 3 कितने हुए, 7। तो अष्टक की संरचना कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण इसको इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ कहते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह चीज कैसे बनती है तो वह बता दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो वो जो जिसका स्थान अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि 8 बनने की जगह हमारे पास थे कितने, 7। तो जो स्थान रिक्त होगा उस रिक्त स्थान में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो छिद्र भी क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन और छिद्र परस्पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। मान लो आपके सामने कितने छिद्र है, 8, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो 8 छिद्र में बनने जाएंगे तो एक छिद्र क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। तो वो जो रिक्त रहा उसमें किसी और छिद्र में से चला जाएगा तो वो छिद्र भी क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसके आधार से हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर एक और सवाल मैंने जोड़ दिया है कि एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक का उपयोग लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस थियरी में से या तो 2 नंबर में थियरी आ सकती है या तो इसमें से 1 नंबर का OMR आ सकता है। उसके उपयोग के अंदर आपको बता दिया है एन और पी प्रकार के अर्धचालक। जो अभी हमने जो अर्धचालक देखा, एन प्रकार किस तरह से बनता है, पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। अब ये दोनों एन और पी प्रकार के अर्धचालक के संयोजन से हम विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो अर्धचालकों का मिश्रण करके विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे कि वैसे ही एक उपकरण का नाम मैंने बताया है, डायोड। तो यह डायोड कहाँ इस्तेमाल होता है तो बता दिया है कि जो पहले तो डायोड पी प्रकार का अर्धचालक का संयोजन है। यानी 1 नंबर की OMR में आ सकता है कि भाई डायोड
निम्न में से कौन से प्रकार का अर्धचालक का संयोजन है? तो पी प्रकार का आ जाएगा, जिसका कार्य क्या है? डायोड का कार्य क्या है? तो परिशोधक के रूप में डायोड कार्य करता है। अब आगे बता दिया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। वह अर्धचालक की दोनों परतों के बीच जो दूसरे प्रकार की अर्धचालक का क्या है? अंतबिंद है, यानी सैंडविच जैसी संरचना उनकी होती है। यानी कि दो प्रकार के अर्धचालक, एक प्रकार के जो अर्धचालक की दोनों परतों के बीच में यह जो अर्धचालक होता है, जिसे सैंडविच जैसा भी हम कह सकते हैं, इस तरह की संरचना कहाँ पे होती है? ट्रांजिस्टर में होती है। अब ट्रांजिस्टर की अगर एक बात की जाए तो NPN देख रहे हो आप, दोनों के बीच में दोनों N है, दोनों क्या है? एक ही प्रकार के, और उसमें बीच के अंदर दूसरे प्रकार का जो आ चुका है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा है? सैंडविच प्रकार का भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सैंडविच प्रकार का। दोनों N के बीच P आ गया, यहाँ पे दोनों P के बीच क्या आ गया? N। इसलिए ट्रांजिस्टर में हम क्या कहते हैं? सैंडविच प्रकार का, अंतबिंद कहते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है, हम रेडियो एवं श्राव्य सुनने वाले जो साधन और साधिंत्री के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एक नंबर का OMR आ सकता है कि रेडियो एवं जो श्राव्य संकेत के लिए निम्न में से कौन से प्रकार का ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है? तो आप NPN या PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर यूँ आप लिख सकते हो। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट OMR जो है, ध्यान में रखने वाली बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट OMR है कि जो फोटोडायोड, यह सोलर सेल का एक उत्तम उदाहरण है। यानी कौन? सोलर सेल का एक उत्तम उदाहरण है। तो फोटोडायोड सोलर सेल का एक उत्तम उदाहरण है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर कर रहा है। अभी हम अपने आसपास ऐसे बहुत से उपकरण हमारी छत के ऊपर लगे हुए भी देख रहे हैं, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। सरकार भी अब जो अपनी स्ट्रीट लाइट होती है, उसके अंदर भी इस तरह का जो डायोड का इस्तेमाल करती है। और यह जो फोटो डायोड है, वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करने के लिए काम करता है। यह भी एक तरह का जो अर्धचालक से बना है, जिसका नाम हमने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम हमने दिया है फोटो डायोड। OMR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कौन से हैं? तो गैलियम और आर्सेनिक उत्तम प्रतिसंवेदी होते हैं। गैलियम और आर्सेनिक, यानी जो फोटो डायोड होता है उसमें कौन? तो गैलियम और आर्सेनिक। वैसे ही OMR के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, धातु के समान व्यवहार करते हैं। भाई कौन धातु के समान व्यवहार करते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रुथेरियम ऑक्साइड। यह तीनों धातु के समान कार्य करता है। यानी OMR में इस तरह के टॉपिक बहुत सी बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 3 हैं। यानी ध्यान में रखिएगा कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है OMR के लिए। धातु के समान व्यवहार कौन करता है? टिटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रुथेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो ReO3 की जो वाहकता और दिखावट बिल्कुल कॉपर जैसी, बहुत सी बार बोर्ड के अंदर यह सवाल आ चुका है कि कॉपर जैसी जो वाहकता और दिखावट किसकी होती है? तो ReO3 की। तीसरा OMR यू बन सकता है, धात्विक होने के बाद भी विद्युत रोधी कौन है? यानी हम तो यही सब अभी तक जानते थे कि जो धात्विक है वो तो विद्युत का वहन ही करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं कि जो धात्विक होने के बावजूद वह विद्युत रोधी है। जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड के 3 हैं, VO, VO2, VO3 और टिटेनियम ऑक्साइड TiO3। सूत्र ध्यान में रखिएगा, बोला तो यही जाएगा, यहाँ पे भी टिटेनियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी टिटेनियम ऑक्साइड। यानी सूत्र आपको याद रखना है, VO, VO2, VO3 और TiO3। यह चारों धात्विक होने के बावजूद भी विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। ऐसा रखता हूँ यह जो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में इसके आधार से या तो थियरी पूछी जा सकती है 2 नंबर या 3 नंबर में, इसलिए मैंने भिन्न भिन्न क्वेश्चन में उसको बांट दिया था। या फिर 100% OMR पूछा जाएगा, या तो कोई थियरी आएगी या तो OMR आएगा ही। अब कौन सा OMR आएगा वो हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है।
और यहाँ पे आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको जो मैंने तीसरे चैप्टर के कुछ वीडियो भेजे थे वो आपको दोबारा रिवीजन कर लेने, क्योंकि अब इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ध्यान में रखो बच्चों, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए पहला चैप्टर बहुत ही आसान है। दूसरे चैप्टर में एक जो एग्जाम्पल 100% आएगा जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरे चैप्टर में भी बोर्ड में एक एग्जाम्पल कंपलसरी आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए तीसरे चैप्टर में हमने कुछ वीडियो भेज चुका हूँ, वही आपको देखने हैं, उसका रिवीजन कर लेना है, जैसे कि जो आगे का टॉपिक चलेगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आशा रखता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे आप बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिसके आधार से मैं आपको वह टॉपिक समझा दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बाद में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।